हिमाचल में 2600 डॉक्टर आज से 2.5 घंटे की हड़ताल पर, मरीज परेशान। हिमाचल प्रदेश में आज से 2600 डॉक्टर प्रतिदिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पतालों में सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर मरीजों को उपचार नहीं देंगे। मंगलवार सुबह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 5 मार्च के बाद सामूहिक अवकाश पर चलेंगे। धर्मशाला अस्पताल और कुल्लू में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इससे मरीज ओपीडी के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। महात्मा गांधी खमीरी अस्पताल में चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह से ओपीडी में नहीं बैठे डॉक्टर, मरीज बेहाल। सोलन जिले के अस्पतालों में हड़ताल के चलते चिकित्सक सुबह 9:30 से 12 बजे तक ओपीडी में नहीं बैठे। इससे मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मरीजों को केवल आपात स्थिति में उपचार की सुविधा मिल रही है। इससे पहले चिकित्सक अस्पताल में काले बिल्ले लगाकर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन चिकित्सकों को 13 फरवरी को सरकार के साथ हुई बैठक का एजेंडा नहीं मिलने पर अब उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है। प्रदेश जिला चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कमल अडवाल ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है। संघ ने मांग की है कि स्वास्थ्य निदेशक को डिप्टी मिशन निदेशक के पद से हटाया जाए, क्योंकि संघ को यह मान्य नहीं है कि स्वास्थ्य निदेशक किसी अन्य निदेशक के अधीनस्थ कार्य करे। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे ऑडिशन, शेड्यूल जारी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी की सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेने के लिए नवोदित कलाकारों के ऑडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑडिशन 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होंगे। ऑडिशन युवा सेवाएं खेल एवं विभाग मंडी के टेनिस हॉल पड्डल में सुबह 10:30 से आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिला के कलाकारों के ऑडिशन 3 दिन 26 से 28 फरवरी तक होंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन 29 फरवरी और 1 मार्च को लिए जाएंगे। 2 मार्च का दिन रिजर्व होगा। एडीसी ने बताया कि जिला मंडी के कलाकारों की सुविधा के लिए ऑडिशन उपमंडलवार होंगे। 26 फरवरी को मंडी सदर, कोटली, पधर और धर्मपुर, 27 फरवरी को सुंदरनगर, बल्हावाली चौक और जोगिंद्र नगर, 28 फरवरी करसोग, गोह, थुनाग और सरकाघाट उपमंडलों से आए कलाकारों के ऑडिशन होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों के कलाकारों के ऑडिशन जिलावार होंगे। इसमें 29 फरवरी को चंबा, ऊना, हमीरपुर, शिमला व बिलासपुर जिलों तथा 1 मार्च को कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर व सोलन जिलों के कलाकारों के ऑडिशन होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित ऑडिशन में गायकी में मंडी और प्रदेश के अन्य जिलों से क्रमशः प्रथम 3 रैंक प्राप्त करने वालों और नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को बिना ऑडिशन के सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम देने का मौका दिया जाएगा। सिकंदर कुमार बोले, ऊना से मुंबई तक सीधी ट्रेन की मांग सरकार जल्द पूरा करेगी। भाजपा से राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय सलोह के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान सिकंदर कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, किसान आंदोलन बिल्कुल गलत है। सभी को यह पता है कि आंदोलन करने वालों में किसान कौन है। राज्यसभा में ऊना से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चलाने को लेकर उठाए मुद्दे पर सिकंदर कुमार ने कहा कि जो मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं वे निश्चित तौर पर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कहा कि जल्द ऊना से मुंबई तक सीधी ट्रेन की मांग भी सरकार पूरी करेगी। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सिकंदर कुमार ने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात है। कहा कि इस विद्यालय के पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी समाज के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सभी इलाका वासियों को इस नई सौगात की बधाई दी। शादी समारोह के लिए राशन डिपुओं में सस्ता तेल देने के नियम होंगे तय। शादी समारोह के लिए राशन डिपुओं में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। सस्ते तेल के लिए राशन कार्ड अनिवार्य होगा। समारोह के लिए भी सरकार में कोई प्रूफ लिए जाने पर मंत्रणा हो रही है।
उपभोक्ताओं को समारोह में कितना सरसों तेल दिया जाना है, इसके भी नियम तय होंगे। बाजार मूल्य से सरसों तेल 20 से 25 रुपए सस्ता मिलेगा। इस तेल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। बजट सत्र के बाद खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करेगी। अप्रैल महीने से लोगों को सस्ता तेल दिया जाना है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को आटा, चावल, 2 लीटर तेल, सरसों रिफाइंड 4 में से 3 दालें, मलका, माश, दाल, चना और काला चना 500 ग्राम प्रति व्यक्ति, चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सभी खाद्य वस्तुएं सब्सिडी पर दी जा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, जबकि अन्य खाद्य वस्तुओं पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। प्रदेश सरकार ने शादी समारोह के लिए उपभोक्ताओं को सस्ता तेल देने का फैसला लिया है। ये तेल डिपो में मिलने वाले तेल के रेट पर ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। एम्स बिलासपुर में बिना ऑपरेशन रेडियोथेरेपी से ट्यूमर का इलाज। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने 12 और 16 साल के बच्चों के ओस्टियोमा ट्यूमर का इलाज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA से किया। प्रदेश में इस तरह की यह पहली थेरेपी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एम्स के रेडियोलॉजी विभाग में इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेसिव चिकित्सा उपचारों में नवीनतम है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर करमवीर चंदेल ने बताया कि ओस्टियोमा एक सौभाग्य लेकिन दर्दनाक हड्डी ट्यूमर है जो आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। चिकित्सकों ने RFA से 12 और 16 साल के 2 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। हमारी टीम बच्चों के इलाज में मिली सफलता से खुश है। जिन बच्चों का इलाज किया वे ट्यूमर की शुरुआत से पहले बहुत सक्रिय थे, लेकिन ट्यूमर से होने वाले दर्द के कारण दोनों अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद लेने में असमर्थ थे। ओस्टियोमा का इलाज पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी से किया जाता था, लेकिन हड्डी से ट्यूमर को निकालना या हड्डी के प्रभावित हिस्से को काटना शामिल था। आज सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपचार सिटी निर्देशित रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA है। यह काम आक्रामक तरीका है। RFA लक्षित ट्यूमर को गर्म करने और नष्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग ऊर्जा का उपयोग करता है। सटीक और नियंत्रित विधि में किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। शादी समारोह में दूल्हे के पिता की हार्ट अटैक से मौत। ITBP में ASI पद पर थे तैनात। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर के पास दुर्गापुर में एक शादी समारोह में उस वक्त मातम छा गया जब दूल्हे के पिता की अचानक हृदयाघात से मौत हो गई। मृतक ITBP में आर्टिस्ट सब इंस्पेक्टर थे। सोमवार देर शाम उनका गांव में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र कुमार चौहान पुत्र तेजराम शर्मा गाँव दुर्गापुर त्रिवेद्रम में ITBP में ASI के पद पर तैनात थे। 16-17 फरवरी और 18 फरवरी को बेटे की शादी के लिए घर आए थे। 18 फरवरी को धाम के बाद काफी देर डीजे पर नाचते रहे और फिर थोड़ा काम निपटा कर 8:30 पर सो गए। अचानक इस बीच उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें उठाकर रिवालसर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज नेर चौक में पोस्टमार्टम हुआ और देर शाम उनका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ गांव में ही किया गया। गांव वालों का कहना है कि उनका बेटा चेतन शर्मा की शादी थी और शादी के धाम के बाद अचानक हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। जयराम ठाकुर का सरकार पर जोरदार हमला, कहा हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष देशा जयराम ठाकुर ने आबकारी नीति के मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की आबकारी नीति दिल्ली के शराब घोटाले की तरह है। दिल्ली सरकार की आबादी नीति में हुए शराब घोटाले से वहाँ के 3 मंत्री जेल में हैं। यहाँ भी हालत दिल्ली सरकार की तरह नजर आ रही है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने आबकारी नीति में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की
आबकारी नीति पर तरह के संदेश व्यक्त किए। कहा कि लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग सहित सरकारी क्षेत्र के ठेकेदारों को पिछले 14 माह से भुगतान रोक दिया गया है। कई स्थानों पर ठेकेदारों को कांग्रेस में शामिल होने के अतिरिक्त उनसे हिस्से की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार स्वयं मान रही है कि राज्य के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार गारंटियों पर काम करना छोड़ दिया है। राज्य की विकास दर 7.1% रहने का दावा गलत है और बजट में झूठे पेश किए गए हैं। राज्य को हरित राज्य बनाने की घोषणा के तहत ई बसों, ई ट्रक खरीदने के लिए प्रदेश के एक भी बेरोजगार को उपदान नहीं मिला है। आगे बोले कि लाहौल स्पीति की महिलाओं को पिछले साल 1,500 रुपए देने की अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, लेकिन एक भी महिला को राशि नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में ओपीएस कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन अंतिम वेतन का 25% तक पहुंच सकती है। बीसीसीआई सचिव जय शाह आ सकते हैं धर्मशाला। इन हस्तियों को भी मिलेगा एचपीसीए की तरफ से निमंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक आयोजित होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई सचिव जय शाह धर्मशाला आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए को भी ये उम्मीद है और इसके लिए बाकायदा निमंत्रण भी दिया जाएगा। इसके अलावा एचपीसीए की ओर से हिमाचल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा को निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी एचपीसीए की ओर से निमंत्रण मैच को लेकर रहेगा। वहीं मैच को लेकर फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में एचपीसीए का ऑफलाइन टिकट बिक्री के लिए काउंटर भी स्थापित हो जाएगा, जिससे कि उन लोगों को भी सुविधाजनक टिकट प्राप्त हो सके जो कि इंटरनेट मीडिया का प्रयोग करने से हिचकिचाते हैं और भारत इंग्लैंड मैच देखने के शौकीन हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मराठा समाज को एसईबीसी के तहत 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक कानून के रूप में दोनों सदनों में रखा था। दोनों सदनों में एक मत से इस बिल को पास किया गया है। यह आरक्षण देते समय ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। हमारी सरकार ने मराठा समाज को एसईबीसी के तहत 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव एक कानून के रूप में, एक बिल के रूप में दोनों सदनों में रखा था। दोनों सदनों में एक मत से यूनानिमसली इस कानून को मान्य किया है, इस बिल को मान्य किया है और इसको कानूनन अमली जामा पहनाया है। अब कानूनन मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये देते समय कहीं पर भी ओबीसी समाज के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की गई। ये अलग से आरक्षण दिया गया है। राज्य में हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप पिछले समय जब मैं मुख्यमंत्री था और हमने मराठा समाज को आरक्षण दिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को वैध ठहराया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कुछ कमियां दिखाई थी और उसको रद्द किया था। उसके बाद हम लोगों ने चीफ जस्टिस भोसले साहब की कमेटी तैयार की थी और उनको हमने ये निवेदन किया था कि ये क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस बारे में वे हमें मदद करें। उन्होंने उस प्रकार से एक रिपोर्ट हमको दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये बैकवर्ड क्लास कमीशन को दिया। बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए करीब राज्य के 3.5 लाख कर्मियों ने एक्सटेंसिव सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पर बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट में उन्होंने अनुशंसा की कि मराठा समाज ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण एक विशेष प्रवर्ग के रूप में इसको देखा जाए और इसको 10% आरक्षण
नौकरियों में और साथ साथ शिक्षा में भी दिया जाए, उसी प्रकार का यह आरक्षण दिया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे महायुति की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला आज लिया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने कहा, यूपी राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 6 से 7 साल में प्रदेश में काफी बदलाव आए हैं। योगी ने कहा, यह एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, या कहें विकसित भारत का एक विकसित प्रदेश है। बीमारू राज्य की सीढ़ी से उतरकर यूपी ने अनलिमिटेड पोटेंशियल के रूप में अपने को स्थापित किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे। पीयूष गोयल ने कहा, कोई भी निवेशक जब निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चिंता ट्रस्ट की होती है, लेकिन निवेशक तभी आता है जब उसे विश्वास हो नेतृत्व पर, व्यवस्था पर और भविष्य पर। सीएम योगी ने 8 साल में यूपी की दिशा और दशा बदल दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2017 से पहले यूपी में किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी हम सभी जानते हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, नया निवेश नहीं के बराबर था, किसानों की हालत बहुत कमजोर हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठप्प पड़े थे, यहाँ से लोग बड़े स्तर पर लोग पलायन कर रहे थे। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान आई, फिर मोदी जी और योगी जी ने तेजी से विकास किया। योगी जी के नेतृत्व में मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर शिक्षा मिल रही है। आज यूपी के 6 एक्सप्रेस वे देश के कोने कोने को कनेक्ट करती है। विनको ग्रुप के महेश पांडे ने कहा, आज से समय में देश $95 बिलियन का कच्चा तेल निर्यात करता है। आने वाले दिनों में देश ऊर्जा आयात की जगह निर्यात करेगा। हम देश में 8 परियोजना लगा रहे हैं। दूसरे राज्यों में अनुमति लेने में करीब 2 से 2.5 साल लग जाते थे, लेकिन यूपी पहला राज्य है जहां पहली अनुमति हमें 6 महीने में मिली है। हम 2026 से 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। एनआई कार्य के कारण रद्द रहेगी 10 ट्रेनें। रेलवे प्रशासन ने लिया निर्णय, महबल मोतीपुर और पिपराहा स्टेशन पर एनआई होगा कार्य। समस्तीपुर रेलवे मंडल के नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर जारी दोहरीकरण कार्य को लेकर महबल मोतीपुर और पिपराहा स्टेशन पर 21 फरवरी से शुरू हो रहे एनआई कार्य को देखते हुए 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 25 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि 21 से 24 फरवरी तक महबल स्टेशन पर एनआई कार्य होगा, जबकि मोतीपुर स्टेशन से 20 फरवरी से 24 फरवरी तक, पिपराहा में 20 से 22 फरवरी एनआई कार्य किया जाना है, जिस कारण इस रूट पर 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 10 जोड़ी ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि एनआई कार्य के कारण गाड़ी संख्या 05257 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मेमू स्पेशल, गाड़ी संख्या 05258 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर मेमू स्पेशल, गाड़ी संख्या 05259 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मेमू स्पेशल, गाड़ी संख्या 05260 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर मेमू स्पेशल 21 फरवरी से 25 फरवरी तक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 05261 मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू स्पेशल, गाड़ी संख्या 05262 रक्सौल मुजफ्फरपुर मेमू स्पेशल को 21 से 25 फरवरी तक रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 05287 मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू स्पेशल, गाड़ी संख्या 05288 रक्सौल मुजफ्फरपुर मेमू स्पेशल को भी 25 फरवरी तक रद्द किया गया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 15215 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज एक्सप्रेस व गाड़ी संख्या 15216 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को 21 से 25 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, बैलेट पेपर और वीडियो देखे जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह को हाजिर करने के आदेश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे खुद उन बैलेट पेपर की जांच करेंगे जिनमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके अलावा मेयर चुनाव दोबारा नए सिरे से करवाने की बजाय वर्तमान मतपत्रों के आधार पर घोषित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश देगा कि मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए जो कि पिछले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने
पेन से लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि जुडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए। अदालत मंगलवार 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी। ऐसी ने मसीह से पूछा कि आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं? जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए मैं ऐसा कर रहा था। वहाँ इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। ब्रिटिश उपचुनाव में फिर हारी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। आम चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं 100 सांसद, पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग। ब्रिटेन में भारतवंशी पीएम ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकारी नीतियों के विरोध और भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कंजर्वेटिव पार्टी उपचुनावों में लगातार हार की परंपरा तोड़ नहीं पा रही है। हार के चलते कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग शुरू हो गई है। पार्टी के 100 सांसदों ने चुनाव से पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों को लगता है कि आगामी चुनावों में वे अपनी सीट खो देंगे। साथ ही इनमें से कई सांसद ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला लिया है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए नौकरी तलाशना शुरू कर दिया है। इसी महीने हाउस ऑफ कॉमन्स की जस्टिस कमेटी के प्रमुख सर बॉब नेल और पूर्व चांसलर क्वाटेंग और डिप्टी प्रमुख निकी एकेन ने घोषणा की है कि वे संसद छोड़ रहे हैं और इस साल होने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्रिटेन में 2019 के आम चुनावों में तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने पार्टी को बहुमत दिलाया था, लेकिन उसके बाद एक ही कार्यकाल में 10 से ज्यादा उपचुनाव पार्टी हार चुकी है। हाल में 2 सीटों वेलिंगबर्ग और किंग्सवुड में हार से कंजर्वेटिव सांसद चिंता में पड़ गए हैं। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग। केंद्र से एससी बोला, नारी शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ दिखाएं पितृसत्तात्मक रवैया क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने के खिलाफ याचिका पर केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा, आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो इसे यहाँ दिखाएं। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि कोस्ट गार्ड में महिलाओं को नहीं देखना चाहते। कोर्ट ने कहा, कोस्ट गार्ड के प्रति सरकार का उदासीन रवैया क्यों है। जब आर्मी और नेवी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन पॉलिसी लागू कर चुकी है तो कोस्ट गार्ड इससे अलग क्यों। केंद्र सरकार आर्मी और नेवी की तरह कोस्ट गार्ड की महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्यों नहीं मान सकती। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड में अफसर प्रियंका त्यागी ने कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस पर सुनवाई की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य में आधार कार्डों को अचानक डीएक्टिवेट होने के पीछे के कारण बताने को कहा है। ममता ने एक्स पर यह लेटर पोस्ट किया है। इस लेटर में यह भी लिखा है कि इस तरह कवायद नियमों के खिलाफ और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इस कार्रवाई से राज्य के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ममता ने पोस्ट में आधार शिकायत पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा, राज्य का हर निवासी ग्रीवांस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल से योजनाओं का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया, दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIAI का हेडक्वार्टर बिना किसी जांच के और राज्य सरकार को बताए सीधे लोगों और परिवारों को आधार कार्ड डीएक्टिवेशन लेटर जारी कर रहा है। इतना ही नहीं, सोमवार 19 फरवरी को ममता ने GoWP पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे। किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं, जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलते रहें। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन पटुआ समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया गया है उन्हें अब विदेशी बताया जा रहा है। क्या यह उनका अपमान नहीं है? जो लोग आधार कार्ड के साथ खेल रहे हैं, एक समय आएगा जब लोग उन्हें अंधेरे में फेंक देंगे।
पाकिस्तानी एक्टर और होस्ट यासिर हुसैन ने इंडियन टीवी कंटेंट को लेकर विवादित बयान दिया है। एक इंटरव्यू में इंडियन टीवी शोज पर बात करते हुए यासिर ने कहा कि पाकिस्तान का ड्रामा सिर्फ हिंदुस्तानियों को अच्छा लगता है जिनके अपने टीवी शोज घटिया हैं। जावेद इकबाल ने एक इंटरव्यू में यासिर पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर बात कर रहे थे। यासिर ने कहा, हमारी इंडस्ट्री कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आए। मेरा दिल नहीं है कि वो एक्टर बने। जब यासिर से उनकी इस इच्छा के पीछे की वजह पूछी गई तो वो बोले, ये भी कोई काम है? एक्टर का काम अच्छी एक्टिंग करना, अपनी क्राफ्ट को मनवाना, लेकिन मुसलसल आपको बुरा काम ही ऑफर हो रहा है। टीवी में सभी को बुरा ही काम ऑफर हो रहा है। जो ड्रामे हिट हो रहे हैं वो भी कहाँ अच्छे ड्रामे हैं। इसके आगे जब यासिर से होस्ट ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया और देश विदेश में हिट है, इस पर यासिर ने कहा, इंडिया का अपना ड्रामा देखा है आपने? जिस देश के पास घटिया क्वालिटी के ड्रामा है वो हमारे ड्रामे देख रहे हैं। उनके अलावा कौन देख रहा पाकिस्तानी ड्रामे? इंडिया में तो इंतहाई जहर ड्रामा है। हमारा ड्रामा उनसे तो बेहतर ही है, इसलिए वो देखते हैं। आगे यासिर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ड्रामा की कभी कोई कोरियन या टर्किश तारीफ नहीं करता, क्योंकि वहाँ के शोज और भी बेहतर हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब यासिर ने इंडिया पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान को एक स्टोरीलेस वीडियो गेम बताया था। सुष्मिता सेन ने खुलासा किया था कि आर्या सीजन 3 की शूटिंग के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। एक्ट्रेस ने इस बात पर आगे कहा कि हार्ट अटैक से ठीक 6 महीने पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। सुष्मिता सेन ने कर्ली टेल्स के साथ हुई इंटरव्यू के दौरान कहा, अपनी ऑटो इम्यून स्थिति से गुजरते वक्त मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ही ब्रेन फॉग। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? और फिर 2 सेकंड बाद मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? एक पब्लिक फिगर के रूप में ये कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में पूछे जाने पर सुष्मिता ने कहा, कुल मिलाकर मैं हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ, मेरे पिता दोनों हृदय रोगी रहे हैं, इसलिए हम हमेशा अनुवांशिक रूप से जागरूक रहे हैं और खुद का समय समय पर टेस्ट भी करवाते रहते हैं। सच कहूँ तो दिल का दौरा पड़ने से 6 महीने पहले मैंने हार्ट के टेस्ट करवाए थे। रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आया था। सुष्मिता सेन ने इस किस्से के बारे में आगे कहा कि मैं जिंदगी का जश्न मनाने वाली इंसान हूँ। मैं हमेशा से खुश मिजाज रही हूँ। मेरे इस हैप्पी नेचर की वजह से मुझे मुश्किल हालातों से निपटने में मदद मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर भी हंस रही थी। मैं अपने डॉक्टर के साथ मजाक कर रही थी। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। हम बस एंजियोप्लास्टी होते हुए देख रहे थे। सच कहूँ तो मैंने अपने डॉक्टर के साथ वास्तव में बहुत अच्छा समय बिताया था। पेटीएम और एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP बनने के लिए इस हफ्ते NPCI के पास आवेदन करेगा। अगर इन्हें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी UPI सर्विस जारी रख पाएगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने दिव्यांग दिवाला को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। वे इस पद की जिम्मेदारी 1 अप्रैल 2024 से संभालेंगे। पेटीएम और एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP बनने के लिए इस हफ्ते NPCI के पास आवेदन करेंगे। अगर इन्हें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी UPI सर्विस जारी रख पाएगा। मनी कंट्रोल ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। अभी पेटीएम अपनी UPI सर्विस पेटीएम पेमेंट के जरिए देता है, लेकिन RBI ने पेटीएम के इस बैंक पर रोक लगा दी है। 15 मार्च के बाद यूजर ना तो फास्टैग जैसी सर्विस के इस्तेमाल के लिए वॉलेट में पैसा डाल पाएंगे और ना ही UPI चलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को अपने टॉप मैनेजमेंट में बदलाव की अनाउंसमेंट की है। बैंक ने दिव्यांग दिवाला को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। वे इस पद की जिम्मेदारी 1 अप्रैल 2024 से संभालेंगे। दिव्यांग दिवाला को जैमिन भट्ट की जगह CFO बनाया गया है। जैमिन भट्ट CFO के अलावा ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं।
वे 31 मार्च 2024 को रिटायर हो जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेम फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए और कानून का उचित सम्मान किए बिना की। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पावर का दुरुपयोग है